उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। सरकार की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने घोषणा करते हुए इसकी जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित आरक्षित वर्ग के 17,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। भर्ती की प्रक्रिया शुक्रवार से ही शुरू हो गई है और नए साल में इन 17,000 शिक्षक पदों पर नियुक्तियां भी हो जाएंगी। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के लिए 30 दिसंबर तक का समय रखा है और 6 जनवरी 2022 को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र भी वितरित कर दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलनरत एससी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की लंबी लड़ाई के बाद योगी सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है और वो विषय ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में 2 बार शिक्षक भर्ती हुई है। एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। यूपी में 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 25 दिसंबर से प्रदेश व्यापी नाइट कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाएगा। वहीं शादी विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों की भागीदारी की अनुमति दी गई है। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे। फिलहाल प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड मामलों की संख्या 266 है, जबकि यहां अब तक 16 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। राज्य के 37 जिलों में एक भी कोविड का मरीज नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम से चुनाव टालने और रैलियां रद्द कराने की सलाह दी है, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। रामगोपाल यादव ने कहा कि ओमिक्रॉन कोई खतरनाक मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। किसी ने उनसे अपील तो की नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों निर्देश दिया है? रामगोपाल यादव ने कहा, जनता पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए डर से चुनाव टालने के बहाने ढूंढ रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी। देखिए, ये निर्णय मैंने नहीं लेना है। ये निर्णय तो हमारे कोर्ट के जो निर्देश आए हैं उनको संज्ञान में लेकर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है। चुनाव आयोग जो तय करेगा हम उसका पालन करेंगे, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है और
अगर चुनाव जैसे भी डिक्लेयर होंगे हमारी पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्संग भवन का किया लोकार्पण। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी रहे मौजूद। इससे पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा की और रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी ने कहा कि विकास के मामले में अयोध्या आगे बढ़ रही है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। सीएम योगी ने कहा अयोध्या को जल्द ही जल मार्ग से जोड़ने की तैयारी है। सीएम योगी ने एक बार फिर दोहराया कि सबके प्रयास से लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अयोध्या का एयरपोर्ट तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ, जब सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो एक साथ मिलकर के सबका साथ सबके विकास की परिकल्पना साकार होगी और अयोध्या विकास की सबसे सुंदरतम दुनिया की नगरी के रूप में स्थापित होगी। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वीडियो उनके भाषण की एक क्लिप है जिसमें वे कह रहे हैं कि समय बदलेगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ओवैसी ने भी सफाई दी है। कहा कि उनके वीडियो का गलत मतलब निकाला जा रहा है। ओवैसी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, याद रखो हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मोदी हमेशा नहीं रहेगा। वहीं बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार बहुसंख्यक को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान नहीं जहां तालिबान आ जाएगा। अगर आता है तो देश में मोदी और राज्य में योगी हैं। अगर बहुसंख्यक अपने आप पर आ गया तो आप कहां जाएंगे? याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी लगातार बहुसंख्यकों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। लगातार वो धमकाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह के उनके वक्तव्य आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए देश में मोदी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस ने नोएडा से 4 और दिल्ली से 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीमपुर कांड को रफा दफा करने के लिए करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहे थे। गिरफ्तार 5 आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कुछ वीडियो और सबूत होने का दावा कर करोड़ों रुपए की मांग कर रहे थे। 17 दिसंबर को इस बारे में टेनी ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जानकारी दी थी। पकड़े गए सभी आरोपी BPO में काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली और अमेठी के दौरे पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को डीह के कांटाबाग पहुंचकर अमृत महोत्सव खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुई और सेवानिवृत्त सेना के जवानों को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद CSC डीह पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। डीह के पास महिला आरती की दुकान पर चाय पी और उसे 1000 रुपए आरती को देकर उत्साहवर्धन किया। उत्तराखंड कांग्रेस में बचे सियासी बवाल फिलहाल थमता नजर आ रहा है। हरीश रावत की दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक हुई है। इसके बाद हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि राज्य में चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम का फैसला चुनाव के बाद केंद्रीय नेता करेंगे। अब एक बात क्लियर होगी, राहुल जी ने निर्देश दे दिया सबको कि हरीश रावत कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा इस समय, और आप सबको सहयोग करना है। ये तीनों ब्रह्मवाक्य हैं और इस ब्रह्मवाक्य के बाद और कुछ रह ही नहीं जाता। ओरास के रामपुर गड़ोवा गांव में जंगली जानवर के हमले में एक किसान की मौत हो गई है, जबकि एक किसान घायल हो गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ के गांव में घुसने की आशंका जताई है। वहीं सरसों के खेत में बाघ के पंजे के निशान मिलने का दावा किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं।